अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, BMC VTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए और आपको लगातार वीडियो पहुंचा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की जानिब से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो में अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती मीडियम उर्दू मज़मून उर्दू जमात शशम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 8, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। और इससे पहले हमने एक नज़्म पढ़े थे, ऐ माओ बहनों बेटियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 8, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। जी हाँ, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं इस सबक में। ये सबक लिखा है इदारे ने। इदारा मतलब जो हमारा पुणे शिक्षण मंडल है, उनकी तरफ से ये सबक आपको दिया गया है। तो चलिए बच्चों ज़्यादा टाइम पास ना करते हैं, सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा सबक नंबर 8, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इदारे ने इसे लिखा है। तो सबसे पहले पहली बात देख लेते हैं हम लोग। क्या है पहली बात? आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत कायम हुई जिसे जमहूरियत कहते हैं, है ना बच्चों। आप लोगों को तो पता है कि हमारा मुल्क पहले किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। बहुत से हुक्मरान ने और फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के जो रहनुमा हैं, उन्होंने लड़ाई की अंग्रेज़ों के साथ। तब कहीं जाके हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो उसके बाद क्या हुई? अवामी हुकूमत कायम हुई जिसे जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत में मुल्क के अवाम अपने इलाकों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ये नुमाइंदे मुल्क की पार्लियामेंट में आकर हुकूमत का कारोबार संभाल लेते हैं। कैसे नुमाइंदे हम भेजते हैं, मुंतखब कैसे करते हैं? इलेक्शन होते हैं, उनको वोट देते हैं, फिर जो जीत के आता है वो कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में जाता है, कारोबार संभालता है। और इंतखाब राय से किसी अहम शख्सियत को मुल्क का सदर मुकर्रर करते हैं। पार्लियामेंट के ज़रिए बनाए गए मसौदों पर सदर के दस्तखत से हुकूमत के सारे कवानीन बनाए जाते हैं जिन पर अमल करना अवाम का फ़र्ज़ होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है? मसौदे बनते हैं, ड्राफ्ट रहता है, फिर वो क्या बनता है? कानून बनता है। और कानून बन के फिर वो किसके पास जाता है? सदर के पास जाता है। और सदर के पास जाने के बाद जब सदर की दस्तखत उस पर हो जाती है तो वह एक कानून बन जाता है जिस पर अमल करना अवाम का फ़र्ज़ होता है। इस तरह बनता है कानून। तो भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस अहदे को संभाला। तो राजेंद्र प्रसाद
ये हमारे क्या थे, पहले सदर थे। और उसके बाद कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। आपने 5वीं जमात में इनके बारे में मालूमात हासिल कर ली है। किसके बारे में, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। आप जानते हैं कि सदर बनने से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन एक मुदर्रिस थे, टीचर थे, मौलिम थे। उन्हीं की तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन भी अलीगढ़ और दिल्ली में पहले दर्स व तदरीस से मुंसलिक थे, यानी वो भी क्या थे, मुदर्रिस थे, बच्चों को वो पढ़ाते थे। उनकी आलमाना खूबियों और इंतज़ामी सलाहियत को देखकर उन्हें मुल्क की सदारत पेश की गई थी। आइए देखिए उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। तो ये थी पहली बात। सबक पढ़ने से पहले हमने ये पहली बात देख ली कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी क्या थे, मुदर्रिस से दर्स व तदरीस से मुंसलिक थे, और उनकी खूबियों को और उनकी इंतज़ामी सलाहियत को देखकर उन्हें सदारत की कुर्सी पेश की गई। इस सबक में हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते सीधा हम हमारे सबक की तरफ। ये रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबक नंबर 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद फ़िदा हुसैन खां हैदराबाद में वकालत किया करते थे। जाकिर साहब अभी इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचे वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। स्कूल की तालीम ख़त्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां वो एमए कर रहे थे। अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया थे। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, और उसके बाद थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? हैदराबाद में। कब? 8 फरवरी 1897। उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम था फ़िदा हुसैन खां। हाँ, उनके वालिद क्या करते थे? हैदराबाद में वकालत किया करते थे। क्या करते थे? वकालत किया करते थे। मतलब वो कौन थे? वो वकील थे। वेरी गुड। अभी बढ़ते आगे और देखते हैं उनके बचपन के ज़माने की हालत। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इब्तिदाई तालीम मतलब वो जब हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो होती है हमारी इब्तिदाई तालीम। तो उनके वालिद साहब फ़िदा हुसैन खान साहब का इंतकाल हो गया। चुनांचे वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए। कहाँ आ गए? उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। इटावा के हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया, उनका दाखिला किया गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल की। स्कूल की तालीम ख़त्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के कॉलेज में पढ़ाई की। अब स्कूल की तालीम तो उनकी ख़त्म हो गई थी, हाई स्कूल की। उसके बाद वो कॉलेज के लिए कहाँ गए? कुछ दिनों के लिए लखनऊ गए और लखनऊ में कॉलेज पढ़ने लगे। फिर बाद में कहाँ गए? अलीगढ़। अलीगढ़ का नाम आपने सुना होगा ना। यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रही है। हाँ, सर सैयद अहमद खान ने उसे बनाया था। तो सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए। वहाँ पर वो उन्होंने दाखिला लिया, वहाँ पर दाखिल हुए और वहाँ पर वो पढ़ने लगे। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो एमए कर रहे थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे सदर जमहूरिया थे हमारे मुल्क के। 8 फरवरी को वो पैदा हुए। 1897 हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम फ़िदा हुसैन था। उनके वालिद क्या करते थे? वकील थे, वकालत करते थे। वकालत का पेशा था उनका। इब्तिदाई तालीम जब जाकिर हुसैन साहब कर रहे थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर वो उत्तर प्रदेश के इटावा इस्लामिया स्कूल में पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी हाई स्कूल मुकम्मल की। उसके बाद वो कुछ दिनों लखनऊ में रहे, लखनऊ में कॉलेज पढ़े और उसके बाद वो अलीगढ़ चले गए, जहाँ पर उन्होंने
MA कर रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सबक पढ़ रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्या कर रहे थे वो? BA कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खां और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया इस्लामिया कायम किया। किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। किसने किसने काम किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खां और दिगर दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है, ये जामिया की तस्वीर है, जामिया की बिल्डिंग है। बहुत से तालिब इल्म और असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामिया में आ गए। बहुत से तालिब इल्म और असातिज़ा भी कहाँ से? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहाँ की? अलीगढ़ की, जिसे कायम किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिसे कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वो अलग होकर कहाँ पर आ गए? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिसे कायम किया था महात्मा गांधी के कहने पर। जाकिर साहब भी उनमें शामिल थे, जो वहाँ पे क्या कर रहे थे? BA कर रहे थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम हो गया तो वो भी वहाँ पर आ गए। कहाँ आ गए? जामिया में आ गए। और उस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। देखिए, दो काम कर रहे थे एक साथ, पढ़ते भी थे और अपने से छोटे बच्चों को क्या करते थे? पढ़ाते थे भी। जामिया मिल्लिया में कुछ अरसे काम करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। कहाँ चले गए? जर्मनी। देखिए सफ़र, देखिए कहाँ पर थे? हैदराबाद। हैदराबाद से फिर कहाँ गए? उत्तर प्रदेश, इटावा, फिर वहाँ से लखनऊ, फिर वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फिर वहाँ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया और उसके बाद यूरोप के मुल्क जर्मनी। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? वो MBA कर रहे थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर जो कौमी रहनुमा थे उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से छोड़कर बहुत सारे तालिब इल्म और असातिज़ा कहाँ पर आ गए थे? जामिया में आकर शामिल हो गए थे। और जो छोड़कर आए थे उनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे और उस वक्त वो पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे। जामिया मिल्लिया में कुछ अरसे गुजारने के बाद वो फिर कहाँ चले गए? यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं और इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की। देखिए अभी वो कहाँ पहुँच गए? जर्मनी पहुँच गए। कहाँ से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कुछ अरसा गुजारने के बाद वो जर्मनी आ गए थे। बराबर ना? सफ़र याद रखिए, सफ़र में आपसे पूछूंगा। पहले कहाँ थे? हैदराबाद, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में इटावा में, फिर लखनऊ में, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया और उसके बाद यूरोप के शहर जर्मनी में आ गए। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही है जर्मनी का। जर्मनी का मैप भी है और जर्मनी की एक सिटी भी आपको यहाँ पर दिख रही है। जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, ये इनकी तस्वीरें। तो वहाँ पर उनसे उनकी मुलाकात हुई। किसकी मुलाकात हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तीनों के मिजाज में बड़ी एकसानियत थी। क्या थी? एकसानियत, मतलब तीनों के मिजाज एक जैसे थे, इसलिए वो गहरे दोस्त बन गए। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, सैयद आबिद हुसैन साहब और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब। उनके मिजाज एक जैसे थे इसलिए वो गहरे दोस्त बन गए। 1926 में ये तीनों
اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں لے کر ہندوستان واپس آئے. کب؟ 1926 میں. اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم، ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اور ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد یہ تینوں 1926 میں ہندوستان واپس آ گئے. یہاں آتے ہی انہوں نے جامعہ ملیہ کا کام سنبھال لیا. دیکھیے کہاں تھے، کیا کرتے تھے اور کیسی ڈگریاں حاصل کی، اور پھر واپس جامعہ کا کام کاج انہوں نے سنبھال لیا. کس نے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین، سید عابد حسین، پروفیسر محمد مجیب. ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ جرمنی پہنچ گئے تھے. وہاں پر ان کی ملاقات ان دونوں سے ہوئی. سید عابد حسین صاحب اور پروفیسر محمد مجیب صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ تینوں اچھے دوست بن گئے اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد 1926 میں وہ ہندوستان واپس آئے. اور ہندوستان آتے ہی انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کاروبار، کام کاج اپنے ہاتھ میں لے لیا، سنبھال لیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ ویری گڈ. کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. چلیے پڑھتے ہیں آگے. ڈاکٹر صاحب 1948 تک جامعہ میں خدمت کرتے رہے. کب واپس آئے تھے وہ؟ 1926 میں. پھر اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا آزاد نے ان سے علی گڑھ یونیورسٹی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا. چنانچہ ذاکر صاحب اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر مقرر ہوئے. اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ذاکر صاحب نے مسلمانوں کے لیے اس تعلیمی ادارے کو خوب ترقی دی. یہاں کے عملے میں کام کرنے کا حوصلہ اور ولولہ پیدا کیا. نئے نئے شعبے جاری کیے اور کئی عمارتیں تعمیر کروائی. ذاکر صاحب کی وجہ سے یونیورسٹی میں نئی جان پڑ گئی. اب کیا ہو گیا؟ ذاکر صاحب نے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کام کاج، کاروبار سنبھال لیا تھا، لیکن ذاکر صاحب کو 1948 ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ 1947 میں. اس کے ایک سال کے بعد ذاکر صاحب کو کیا کیا گیا؟ دیکھتے آگے. ذاکر صاحب 1948 تک جامعہ میں خدمت کرتے رہے. پھر اس وقت کے وزیر تعلیم کون تھے؟ وزیر تعلیم سب سے پہلے وزیر تعلیم بھی نے کہا جاتا ہے مولانا آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد. تو اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا آزاد نے ان سے علی گڑھ یونیورسٹی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا. مولانا آزاد نے ان سے کہا، کس سے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے، کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں، آپ کی وہاں پر زیادہ ضرورت ہے. چنانچہ ذاکر صاحب اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے. کہاں کے؟ مسلم یونیورسٹی کے. اب ذاکر صاحب میں صلاحیتیں تو بہت تھی، تو اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ذاکر صاحب نے مسلمانوں کے اس تعلیمی ادارے کو خوب ترقی دی. یہ ادارہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. کس نے قائم کیا تھا اسے؟ سر سید احمد خان نے، جسے کہتے ہیں مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسے کہتے ہیں. اسے خوب ترقی دی، اپنی جو صلاحیتیں تھی اسے کام میں لا کر. یہاں کے عملے مطلب یہاں پر جو کام کرتے تھے، ملازم تھے، ٹیچر تھے، بہت سارے ہوتے ہیں نا اسٹاف. یہاں کے عملے میں کام کرنے کا حوصلہ اور ولولہ پیدا کیا. نئے نئے شعبے یعنی محکمے، آفس، الگ الگ ادارے اور الگ الگ چیزیں انہوں نے قائم کی اور کئی عمارتیں تعمیر کروائی. عمارتیں بھی تعمیر کروائی. بہت ساری عمارتیں تعمیر کروائی ہے نا. پہلے چھوٹا ہوتا ہے کوئی بھی ادارہ، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے اس کو بڑا کیا، نئی نئی بلڈنگیں بنائی. ذاکر صاحب کی وجہ سے یونیورسٹی میں جان پڑ گئی. یونیورسٹی بے جان تھی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب یونیورسٹی میں آئے، وہاں کے وائس چانسلر بنے اور اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے کام میں لایا اور اس ادارے کو خوب ترقی دی. تو اس یونیورسٹی میں کیا آ گئی؟ جان آ گئی، جان پڑ گئی. پھر سے اس میں طاقت آ جانا، پھر سے اس میں کیا ہو جانا؟ امنگ آ جانا. تو اس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں جو تھی اس میں ایک نئی جان پھونک دی. سب لوگ کیا کرتے تھے؟ اچھے سے کام کرتے تھے. نیا حوصلہ، نیا ولولہ اور نیا جذبہ انہوں نے پیدا کیا تمام عملے میں، یعنی جو بھی اسٹاف تھا سب میں.
سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے ان کی صلاحیتیں کتنی تھی کہ اس وقت کے وزیر تعلیم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علی گڑھ میں جائیے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو آپ سنبھالیے، وہاں پر آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو بتائیے وہ کتنے صلاحیت مند ہوں گے اور کتنے کام کے آدمی ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ ویری گڈ۔ تو کیا دیکھے ہم نے ابھی تک؟ اس پیراگراف میں ہم نے دیکھے کہ 1948 تک ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جامعہ میں تھے، اس کے بعد وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے کہنے پر وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے مسلم یونیورسٹی۔ جب وہ مسلم یونیورسٹی میں آئے تو اپنی صلاحیتوں کو کام ملا کر انہوں نے اس ادارے کو بڑی ترقی پہ لے گیا، وہاں کے اسٹاف کو کام کرنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کیا، نئے نئے شعبے بنائے، نئی نئی عمارتیں تعمیر کروائی اور یونیورسٹی میں ایک جان پھونک دی، ایک نئی طاقت اس میں آ گئی، نئی ارجا اس میں آ گئی، نئی شکتی اس میں لے کر آئے ہیں۔ کون؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ویری گڈ۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ ڈاکٹر صاحب کی صحت ایک زمانے سے خراب تھی، علی گڑھ میں کاموں کا بوجھ بڑھا تو ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ آخر 1952 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے گھر جامعہ نگر دہلی چلے آئے۔ کچھ عرصے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کے اصرار پر انہیں بہار کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس ذمہ داری کو بھی ذاکر صاحب نے بڑی خوبی سے نبھایا۔ 1962 میں انہیں نائب صدر جمہوریہ بنا دیا گیا۔ اپنی خدمات کی وجہ سے وہ اتنے ہر دل عزیز ہوئے کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے صدر جمہوریہ کے لیے ان کا نام پیش کیا گیا اور 12 مئی 1967 کو وہ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص خلوص، محبت، لگن اور دیانتداری کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہے اسے زندگی میں ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ جو شخص خلوص، محبت، لگن اور دیانتداری کے ساتھ۔ تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اب وہ 1948 میں مولانا ابوالکلام آزاد کے کہنے پر یونیورسٹی چلے گئے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ لیکن ذاکر صاحب کی کیا ہونے لگی؟ صحت خراب تھی اور علی گڑھ میں کاموں کا بوجھ بھی بڑھا تو ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی، ان کی صحت اور خراب ہونے لگی۔ آخر انہوں نے 48 سے 49، 50، 51، 52 4 سال وہاں پہ انہوں نے خدمت کی۔ کہاں پر؟ یونیورسٹی میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا دے دیا؟ استعفیٰ دے دیا اور اپنے گھر جامعہ نگر دہلی چلے آئے۔ دیکھیے کیسے ہوتے کہ ان سے بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، یونیورسٹی کا بوجھ بہت ان پر بڑھ گیا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ کام کرتے رہے، نہیں، بلکہ اب میرے سے کام نہیں ہوگا تو یہ ذمہ داری کسی اور کو دیتا ہوں میں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ استعفیٰ دیتا ہوں۔ بڑھا دی بڑھا کے انہوں نے استعفیٰ دے دیے اور پھر اپنے گھر آ گئے۔ کہاں پر آ گئے؟ اپنے گھر۔ کہاں تھا ان کا گھر؟ دہلی میں، جامعہ نگر میں ان کا گھر تھا۔ اب آگے کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، یہاں پر ان کی تصویر آپ کو دکھ رہی ہے، یہ ہے پنڈت جواہر لال نہرو، برابر نا؟ تو پنڈت جواہر لال نہرو کے اصرار پر انہوں نے ان سے اصرار کیا، درخواست کی، گزارش کی کہ آپ بہار کا گورنر بن جائیے۔ تو ان کے اصرار پر انہیں بہار کا گورنر مقرر کیا گیا، برابر نا؟ اس ذمہ داری کو بھی ذاکر صاحب نے بڑی خوبی سے نبھایا، بڑی خوبی سے، دیانتداری سے نبھایا۔ کسے؟ گورنر کی ذمہ داری۔ دیکھیے اس وقت کے پرائم منسٹر یعنی کہ وزیر اعظم کون تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ گورنر بن جائیے بہار کے۔ تو انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا
اور बड़ी खूबी से उसे निभाया। 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया। एक सदर जमहूरिया होता है और एक होता है नायब सदर जमहूरिया। कि सदर जमहूरिया की गैर हाजिरी में नायब सदर जमहूरिया पूरे कामकाज अंजाम देता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई। अपनी खिदमत की वजह से वो इतने हर दिल अजीज़ हुए। हर दिल अजीज़ होना मतलब हर किसी को प्यारा होना, हर किसी को अच्छे लगना, हर दिल अजीज़ होना। तो वो इतने हर दिल अजीज़ हुए कि मुल्क के सबसे बड़े अहदे सदर जमहूरिया के लिए उनका नाम पेश किया गया। इतने हर दिल अजीज़ हो गए थे, हर कोई उन्हें चाहता था। इस वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के अहदे के लिए पेश किया गया उनका नाम। और 12 मई 1967 को वो इस अहदे पर फायज हुए। फायज होना मतलब मुकर्रर होना, हर दिल अजीज़ होना मतलब सबको पसंद आना। तो इतने हर दिल अजीज़ थे, सब उनको पसंद करते थे, इसलिए उनका नाम पेश किया गया और उन्हें सदर जमहूरिया बनाया गया और वो सदर जमहूरिया बन गए। कब बने थे? 12 मई 1967 को वो इस अहदे पर फायज हुए, मुकर्रर हुए, सदर जमहूरिया बने। अब देखिए असल बात क्या बोल रहे हैं। असल बात ये है कि जो शख्स खुलूस, जिसमें इखलास हो, खुलूस हो, मोहब्बत हो, लगन हो और दयानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है, उससे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। तो क्या कह रहे हैं? जिस शख्स में क्या हो, खुलूस हो, मोहब्बत हो, लगन हो। मोहब्बत होना चाहिए, इखलास होना चाहिए, लगन होना चाहिए किसी भी काम के, दयानतदारी मतलब उसमें किसी तरह की कोई बेईमानी ना हो, दयानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है, उसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। देखिए कितनी उन्होंने खिदमत की है, कितने खुलूस से, कितने लगन से, कितनी मोहब्बत से। पहले अपनी पढ़ाई की, फिर उसके बाद जामिया का काम का संभाला, फिर उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए, वहाँ पर उन्होंने अपना कारोबार संभाला, वहाँ पर पूरे यूनिवर्सिटी का कामकाज संभाला, उसको तरक्की दी। फिर उसके बाद बिहार के गवर्नर मुकर्रर हुए, फिर उसके बाद नायब सदर जमहूरिया बनाए गए और फिर उसके बाद सबसे बड़ा ओहदा हमारे मुल्क का सदर जमहूरिया वो बने। क्यों? उनके अंदर खुलूस था, मोहब्बत थी, लगन थी और दयानतदारी थी, उनके अंदर खिदमत का जज्बा था। तो इस तरह का खिदमत का जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो बच्चों वक्त हमारे पास कम है। ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सबक नंबर 8 का पार्ट 1 था और इसके आगे के सबक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों डिस्क्रिप्शन में इस सबक से रिलेटेड सवाल आते हैं, उसे हल कीजिए और एक फीडबैक फॉर्म है उसे भी भरिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।